हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रान एकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैलोरीमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली जो लेटेंट हीट वाला पार्ट है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज एट वंस इन द कोल्ड कंट्रीज। तो गिव अ रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर मैं पानी की बात करता हूं तो उसकी जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है वो होती है 336, दैट इज जूल पर केजी। पर केजी पर ग्राम 336 जूल पर ग्राम होती है। तो आप समझ सकते हो कि 1 ग्राम, अगर मान लीजिए मेरे पास पानी है और वो बर्फ बनना चाहती है तो पहले वो अपने में से 336 जूल ऑफ एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालेगा, तब जाके वो बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड अपने में से हीट को बाहर निकालकर बर्फ बनने के लिए, इसलिए एक साथ जो जितना पूरा लेक है, जो पॉन्ड है, वो आपका फ्रीज नहीं होता है। सो इसका आंसर भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कहता है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज वेरी हाई एंड बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट नीड्स टू बी विड्रॉन फ्रॉम द वाटर इन लेक और द पॉन्ड टू फ्रीज। Hence, the water in lake and the ponds do not freeze at once in cold countries. देखिए, अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कहता है स्टेट वेदर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन सेम व्हेन इट्स स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखिए, ये बात तो सच है कि अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस की बात करता हूं तो वो 2100 जूल पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ जो आइस होती है वो आपकी 2100 जूल पर केजी केल्विन के बराबर होती है। और वही अगर मैं पानी की बात करूं तो वो होती है 4200 जूल पर केजी केल्विन। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर आपका स्टेट चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि पानी का जो सॉलिड स्टेट है वो आइस है और वेपर में हो जाएगा तो इसकी वैल्यू और होती है। तो स्टेट चेंज होने से आपका क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में फर्क पड़ता है और एग्जांपल आपके सामने है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपको एक हीटिंग कर्व दिया है, ये आपको टेम्परेचर दिया है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। कहते स्टेट द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। देखिए बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हम उसको कहते हैं जहां से टेम्परेचर में इंक्रीज आना शुरू होता है, और बॉइलिंग पॉइंट तब कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जिसके बाद आपका टेम्परेचर रुक जाए। जैसे देखो, यहां से आपका जो टेम्परेचर है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। जैसे कि यहां से अगर आप देखिए तो यहां से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले जो है ये आपका सॉलिड स्टेट में था और अब ये मेल्ट हो रहा है। यहां पर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक ये आपका लिक्विड स्टेट के अंदर था और अब ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। तो अगर आप कहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है तो वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर आप कहते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा तो वो आपका 160 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ जी, तो जो बोला था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सॉलिड मेटल है, उसका वेट आपको दिया हुआ है 150 ग्राम, मेल्ट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस by providing heat at the rate of 100 watt. So time taken for it to completely melt at the same temperature is 4 मिनट। देखिए, काफी कुछ वैसे आपको दिया हुआ है, मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको पावर इसमें दी हुई है और पावर जो है वो आपको 100 वॉट की दी हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और टाइम आपको दिया है 4 मिनट्स का। तो मतलब ये हुआ कि पहले मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करके, जो कि 240 बनता है सेकंड्स, वो बना लूंगा। अब जब कोई चीज आपकी मेल्ट होती है तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो m इंटू एल से कैलकुलेट होता है।
अब ये जो क्यू है, ये क्यू आपका पावर इनटू टाइम भी होता है, दिस इज पावर इनटू टाइम, और ये हो जाएगा आपके पास दैट इज एम इंटू एल। तो बस अगर एल मुझे कैलकुलेट करना है तो पावर है आपके 100 की, ठीक है, टाइम जो है वो आपका है 240 का, और अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो मेरे 4 मिनट से, मतलब हो गया 240 से अगर आप इसको कर देते हो, तो आप देख सकते हो बेटा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, हाँ, इस पर्टिकुलर आपका 240 जो है वो ऑब्वियस है आपके 240 से कैंसिल हो जाएगा। वैसे 240 क्यों करूंगा मैं, 150 होगा ना मेरा, हाँ, एम से डिवाइड करना है ना, तो एम यहाँ पे मेरे पास मास जो है वो 150 ग्राम मेरे को दिया हुआ है, तो यहाँ पे 150 का बेटा मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो जो इसका आंसर है, देखिए ये इससे कटेगा आपके पास यहाँ पे, और ये 5 3 520, और ये जो 3 है 8 3 24 8, तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है दैट इज 160 जूल पर ग्राम। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर ये कह रहा है जूल पर ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम इसलिए है क्योंकि मैंने इसको ग्राम में लिया है। अगर आप चाहते हो कि केजी में आंसर निकालना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 160 क्योंकि डिवाइड में है ना जी, इस वजह से मल्टीप्लाई होता है, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो ये जूल पर केजी आ जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो 1.6 10 की पावर 5, 1 के बाद डेसिमल है, उसके बाद 1 2 3 4 5 आपके डिजिट्स हैं, तो ये जूल पर केजी में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये वाला आंसर कंप्लीट करना था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा आपका दैट इज क्वेश्चन, अच्छा ये तो आपका सोल्यूशन है, अब आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ दैट इज 300, जो आपके पास ग्राम आपको दिया हुआ है पानी का, 40 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको मास ऑफ आइस चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर है 40 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस है फाइनल, समझ गया। तो बेसिकली क्या है कि हीट एब्जॉर्ब बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। तो बर्फ जो है m इंटू एल आप यहां पे यूज करेंगे, इज इक्वल टू आपके पास हीट लॉस्ट बाय वाटर है, जो कि एम सी डेल्टा टी से हम कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ जो आइस है, अगर ग्राम में निकालते हैं तो वो 336 होता है, बिल्कुल, तो 336 जूल पर ग्राम इसकी वैल्यू होती है। मास ऑफ वाटर आपको 300 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है टेम्परेचर चेंज में ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो पानी की होती है वो हमें याद होनी चाहिए 4.2। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मतलब हमें कुछ वैल्यूज याद होनी भी चाहिए, और चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस 0 आप यहाँ पे करेंगे। मास ऑफ आइस जब आप निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि 300 इंटू 4.2 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 336 आप यहाँ पे करेंगे। सो देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 150 ग्राम। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना था। चलिए अब आपको लेकर चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है ऋषि इज सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज वाटर बॉइलिंग एट 115 इन ए कंटेनर, गिव रीजन एज टू व्हाई वाटर कैन बॉयल एट द अबव टेम्परेचर। देखिए आप भी जानते हैं कि जो पानी है आपका वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल होता है, लेकिन जब आप किसी भी, जैसे पानी की बात यहाँ पे हो रही, तो अगर पानी को किसी क्लोज कंटेनर में अगर आप उसको रखते हो तो वहां पे क्या होता है कि प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। अब प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जो पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना चाहिए था वो 115 डिग्री सेल्सियस में जाके बॉईल होता है,
और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी मैंने प्रॉपर यहाँ पे आपको लिख के दिया है, अब एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहली बात, आपके पास पानी है, ये आपके पास वाटर है, और वाटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। आप उसको प्रॉपरली आइस बनाना चाहते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले तो पानी जो है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करेगा वो mc डेल्टा टी से हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वही पानी आपका आइस में कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस में। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। अब जो अमाउंट ऑफ हीट ये रिलीज करेगा वो Q इज इक्वल टू एम इंटू एल के बराबर होगा। तो अगर आप इन टोटल इसको देखें तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो ये रिलीज करेगा दैट विल बी, ये Q1 अगर ये Q2 है तो दैट विल बी Q1 प्लस Q2, मतलब इन दोनों का सम होगा। तो मास जो है आइस जो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आ गया सी डेल्टा टी और साथ में आ जाएगा एल। तो देखिए मास ऑफ आइस तो 5 ग्राम है, ग्राम में ही रहने देता हूँ। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आपकी पानी की, वो तो आपको पता है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन होता है आपका। और चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि 20 से 0 हुआ है आपका ये 20 0, तो इसलिए 20 यहाँ पे यूज होगा। प्लस अगर लेटेंट हीट की मैं बात करता हूँ तो 336 इसकी वैल्यू होती है। तो इससे पता लगता है कि हमें कुछ वैल्यूज याद रहनी चाहिए अगर आप इस तरह के न्यूमेरिकल के आंसर देना चाहते हो तो। सो फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2100 जूल जो है वो आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सप्लेन व्हाई द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड आफ्टर ए हेल स्टॉर्म। देखिए जब हेल स्टॉर्म आता है तो काफी सारी जो बर्फ है वो आपकी गिरती है। अब बर्फ को पिघलने के लिए हीट चाहिए। वो हीट वो कहाँ से लेगा? अपने आसपास के एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से। और क्योंकि अपने सराउंडिंग से ये हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए आसपास का जो हमारा वेदर है वो और ठंडा हो जाता है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट एक बात सच है कि इसके अंदर आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस का जिक्र इसमें करना पड़ेगा, एंड तभी जाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि व्हाई डू पीस ऑफ आइस एडेड टू अ ड्रिंक कूल इट मच फास्टर देन द आइस कोल्ड वाटर एडेड टू इट। देखिए मेरे पास यहां पर कोल्ड ड्रिंक के 2 ग्लास हैं, ठीक है। इसमें भी कोल्ड ड्रिंक डली हुई है और इसमें भी वही सेम कोल्ड ड्रिंक आपकी डली हुई है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इसमें आइस डाल दिया है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपने इसमें डायरेक्ट पानी डाल दिया है जो कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस है। और आप चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाए, तो -5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाए। मतलब ये पहले था 20 डिग्री सेल्सियस और आप चाहते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस से हो जाए आपका, नहीं 25 नहीं 15 कम करना चाहते हो ना आप टेम्परेचर, तो आप चाहते हो कि इसका टेम्परेचर अब 15 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब बात सिर्फ इतनी है कि पानी जो है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है आपका, ऑब्वियस है 15 डिग्री सेल्सियस तक ये इस लिक्विड में से हीट को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। बर्फ ने भी कुछ ऐसा ही करना है। बस फर्क इस बात का है कि बर्फ पहले मेल्ट होती है, और मेल्ट होने के लिए ये इस पानी में से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसी वजह से पानी को इसका टेम्परेचर लोअर करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, बर्फ जो है उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसने अपने आप को मेल्ट भी करना होता है, जिस वजह से आपका जो ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो कि 336 जूल पर ग्राम होती है, एवरी ग्राम ऑफ आइस अपने आप को मेल्ट करने के लिए 336 जूल ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द कोल्ड ड्रिंक, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि व्हाई आर बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम मोर सीवियर
देन दोज कोज बाय द बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वैसे इसका सही आंसर है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, वेपर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है आपका एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। एंड ये सब रीज़न है, बाकी मैं डिटेल में आपको दिखा देता हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मोर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉइलिंग वाटर। तो बर्न जो कोज करता है ड्यू टू स्टीम वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने सेम क्वेश्चन अभी करके हम हटे हैं, एंड सेम क्वेश्चन हमने किया था जिसमें वाटर और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू नहीं दिया था। मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, यही सेम हमने किया था। के इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मतलब पहले वो अपना टेम्परेचर 20 से 0 लेके आएगा, उसके बाद वो फ्रीज होगा, m इंटू एल प्लस 7 होगा। सॉल्व किया था 2100 जूल, हमारा आंसर आ गया था। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कहते हैं व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग फॉल्स स्टार्ट फॉलिंग व्हेन द आइस ऑफ अ फ्रोजन लेक स्टार्ट मेल्ट्स। देखो बट आइस को मेल्ट होने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो अपने आसपास से ही एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आसपास का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। हर 1 ग्राम आइस को पिघलने के लिए 336 जूल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप जानते हो जहां पे हम फ्रोजन लेक की बात कर रहे हैं, कितनी ज्यादा अमाउंट में आपकी बर्फ होगी और कितनी ज्यादा अमाउंट में ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम इस सराउंडिंग अपने आप को मेल्ट करने के लिए। इसलिए आसपास का जो वातावरण है वो आपका जो है वो ठंडा हो जाता है। बाकी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आगे आप देख सकते हो। फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं कैलकुलेट द हीट एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड व्हेन 5 ग्राम केजी ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अब तो लेटेंट हीट ऑफ जो आपका फ्यूजन है वो आपका पार्ट है, वेपराइजेशन में मेरे को नहीं लगता वो क्वेश्चन आएगा आपको। तो फिर भी है सिंपल सी चीज, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब कोई कंडेंस होगा या फिर जब कोई चीज़ आपकी कंडेंस होती है उसमें सिर्फ आपका स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पर जो क्यू है वो m इंटू एल वी का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन कहते हैं हम अपना। अब इसने कहा कि एसआई सिस्टम में ही आपका आंसर आना चाहिए, तो मास आपका 5 kg है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो 2 ये kg है, और ये आपका आएगा 2268 जूल पर kg। ऐसा करने से kg और kg कैंसिल हो जाता है, 11340 जूल आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, आसानी से आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में जब इतना कुछ दिया होता है, जैसे कि आपको लगेगा टेम्परेचर भी दिया, ऐसा क्या करना है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है आपकी। तो जरूरी नहीं कि जो जो दिया है हमने सब चीज का इस्तेमाल करना ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर है जैसे मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कहता है एक्सप्लेन व्हाई वन फील्स आइसक्रीम एट 0 डिग्री सेल्सियस कोल्डर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको मैं बता चुका हूँ बेटा कि जो बर्फ है उसके अंदर लेटेंट हीट जो है उसको एक्चुअली लेटेंट हीट चाहिए होती है, एक्स्ट्रा एक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हमें ठंडा लगता है एज कम्पेयर टू वाटर। बाकी प्रॉपर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आशा करेंगे वो ये है। कहते हैं व्हाई डू द सराउंडिंग बिकम प्लेजेंटली वार्म व्हेन द फ्रीजिंग स्टार्ट्स इन कोल्ड कोल्ड कंट्रीज। एक बात समझने की कोशिश करो, अगर कोई बर्फ मेल्ट होती है तो उसको हीट चाहिए होती है मेल्ट होने के लिए, और ये कौन सी हीट होती है, लेटेंट हीट होती है। कहां से लेता है वो, सराउंडिंग से लेगा, क्योंकि सराउंडिंग से हीट ले रहा है इसलिए वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह, ठीक है, उसी तरह जब एक पानी आपका आइस बनता है तो वो अपने में से हीट को रिलीज करता है, किसको देगा, सराउंडिंग को। क्योंकि हीट अब वो सराउंडिंग को दे रहा है इसलिए आसपास का जो एरिया है वो वार्म हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हो तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने लेटेंट हीट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।